एसुस ने इंडिया में अपने ज़ेनफ़ोन सीरीज के साथ उस समय एंट्री ली थी जब 2014 के आसपास शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी चाइनीज कंपनियां भारतीय मार्केट में कदम रख रही थी। एसुस को यह भरोसा था कि जैसे उसने पीसी हार्डवेयर मार्केट में एक मजबूत पकड़ बनाई है, उसी तरह वो अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को भी भारत में सफलतापूर्वक बेच पाएगा। शुरुआती दौर में एसुस के स्मार्टफोन्स वाकई दिलचस्प थे। ज़ेनफ़ोन सीरीज के शुरुआती मॉडल्स में इंटेल प्रोसेसर दिए जाते थे, जो उस वक्त काफ़ी अनोखा था। फिर आई ज़ेनफ़ोन 2 सीरीज, जिसमें ज़ेनफ़ोन 2 लेज़र जैसे बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन थे। एसुस ने स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप चिपसेट के साथ भी अपने कुछ फ़ोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन असली बदलाव ज़ेनफ़ोन 3 सीरीज के साथ आया। पहले जो फ़ोन्स किफ़ायती और आकर्षक होते थे, वो अचानक से प्रीमियम और महंगे हो गए। इसकी वजह से एसुस को भारी नेगेटिव फीडबैक और बैकलैश झेलना पड़ा। इसके बाद 2018 में एसुस ने अपनी सबसे पॉपुलर ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 और प्रो M2 सीरीज लॉन्च की, जो बजट सेगमेंट में धमाल मचा गई। इनकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया थीं और इन्हें यूज़ करने वाले लोगों ने इन्हें खूब सराहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एसुस उस समय शाओमी की रेडमी नोट सीरीज को सीधी टक्कर दे रही थी। रियलमी भी तब नई नई आई थी और एसुस ने उसे भी अच्छे से कॉम्पीट किया था। लेकिन फिर 2019 के बाद एसुस के स्मार्टफोन्स भारत में लगभग गायब हो गए और 2020 के बाद तो कंपनी का इस सेगमेंट में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। हर साल रिपोर्ट्स में दावा होने लगा कि एसुस शायद ज़ेनफ़ोन सीरीज को पूरी तरह बंद कर दे, और ये बात सच भी साबित हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण ये था कि एसुस भारतीय मार्केट में तब आई थी जब स्पेसिफिकेशन और प्राइस वॉर चरम पर था। कम दाम में बेहतरीन फ़ोन देने की होड़ मची हुई थी और एसुस ने शुरुआत में इसमें अच्छा प्रदर्शन भी किया। ऑनलाइन एक्सक्लूसिव मॉडल्स की वजह से उसके फ़ोन्स पॉपुलर हुए, लेकिन जैसे ही कंपनी ऑफलाइन मार्केट में कदम रखने लगी और ओप्पो, वीवो जैसी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी अपनाई, चीज़ें बिगड़ने लगी। मैक्स प्रो M1 और M2 ने ऑनलाइन मार्केट में तो सफलता पाई, लेकिन 2019 में एसुस को एक बड़ा झटका लगा जब ज़ेन नाम को लेकर एक ट्रेडमार्क विवाद खड़ा हो गया। एक और कंपनी ज़ेन के नाम पर पहले से अधिकार रखती थी, जिसके चलते एसुस को भारत में ज़ेनफ़ोन नाम का इस्तेमाल बंद करना पड़ा। इस बजट के ऊपर के फ़ोन खरीदने वाले अक्सर गेमिंग को प्राथमिकता नहीं देते, इसलिए गेमिंग फ़ोन्स का मार्केट बहुत छोटा रह गया। असल में गेमिंग फ़ोन्स में जो हार्डवेयर होता है, जैसे हाई एंड चिपसेट, बेहतर डिस्प्ले, उसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, जबकि इस रेंज में यूजर्स कैमरा, डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। यही वजह है कि इंडिया में गेमिंग फ़ोन्स का मार्केट लगभग न के बराबर है। हालांकि एसुस ने ROG सीरीज़ भारत में जारी रखी, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। ताइवान और साउथ ईस्ट एशिया में हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइसेस का कल्चर है, इसलिए वहाँ ये प्रोडक्ट्स बेहतर चलते हैं। इसी बात को देखते हुए एसुस ने ROG Ally सीरीज भी लॉन्च की, एक तरह का पोर्टेबल गेमिंग कंसोल जिसमें लोग AAA टाइटल्स तक खेल सकते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह के महंगे और नीश प्रोडक्ट्स का स्कोप बहुत सीमित है। अब अगर हम ज़ेनफ़ोन लाइनअप की ओर वापस लौटें, तो वहाँ भी एसुस को काफ़ी चुनौतियाँ झेलनी पड़ी। शुरुआत में उन्होंने कॉम्पैक्ट फ़ोन्स निकाले, लेकिन फिर बूट लोडर अनलॉकिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर समस्याएं सामने आईं। कई फ़ोन्स में हार्डवेयर से जुड़ी शिकायतें भी आईं। इससे एसुस की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा और धीरे धीरे कंपनी ने कई देशों, इंक्लूडिंग इंडिया, से अपने स्मार्टफोन ऑपरेशंस में कट बैक करना शुरू कर दिया। बाद में एसुस ने फ्लैगशिप ज़ेनफ़ोन अल्ट्रा जैसे डिवाइसेस लॉन्च किए, लेकिन सवाल ये था कि जब सैमसंग और चाइनीज़ ब्रांड्स के पास पहले से अल्ट्रा फ़ोन्स मौजूद हैं, तो यूज़र एसुस को क्यों चुने? असल में एसुस का मुख्य बिजनेस पीसी हार्डवेयर रहा है, जिसमें वो काफ़ी सफल भी हैं। धीरे धीरे उन्होंने फ़ोन और लैपटॉप सेगमेंट में भी कदम रखा, लेकिन एक बड़ी समस्या हमेशा रही, सर्विस। एसुस आज भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स पर निर्भर करता है, जो अच्छी सर्विस नहीं दे पाते। यही स्थिति इनके लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स दोनों के साथ रही। चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना एसुस के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को सस्ती कीमत पर बड़े स्केल पर बनाते हैं। एसुस के पास ना तो उस लेवल की सप्लाई चेन थी और ना ही वो लगातार प्राइस वॉर झेल सकते थे। इसीलिए कंपनी ने स्मार्टफोन मार्केट से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया और अपने फोकस को पीसी, ग्राफिक्स कार्ड्स और लैपटॉप्स की ओर शिफ्ट कर दिया।
जहां आज भी Asus इंडिया के टॉप 5 पीसी ब्रांड्स में शामिल है। हालांकि सर्विस की समस्या आज भी बनी हुई है। अगर Asus को इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो उन्हें बेहतर आफ्टर सेल्स सर्विस लेनी होगी। शायद खुद के फर्स्ट पार्टी सर्विस सेंटर्स खोलने चाहिए। अगर Asus भविष्य में स्मार्टफोन सेगमेंट में दोबारा कदम रखना चाहे तो उनके पास अभी भी मौका है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और यूजर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएं तो कंपनी एक दमदार वापसी कर सकती है। हालांकि लैपटॉप सेगमेंट में भी Asus की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। वो टॉप 3 से खिसककर अब 5वें पायदान पर आ गए हैं। ये भी एक संकेत है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को और ड्यूरेबल, भरोसेमंद और यूजर फ्रेंडली बनाना होगा। अंत में यही कहूंगा कि स्मार्टफोन मार्केट बेहद कॉम्पिटिटिव है। यहाँ लगातार इनोवेशन और यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान देना पड़ता है। Asus अगर लगातार मार्केट में एक्टिव रहता, भले ही ज्यादा मुनाफा न हो तो भी एक मजबूत ब्रांडिंग बन सकती थी। ROG सीरीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना भी एक गलती साबित हुई, क्योंकि गेमिंग फोन के लिए इंडिया का मार्केट तैयार नहीं था। अगर Asus ने मिड रेंज में गेमिंग फोन बनाए होते 20,000 रुपए से 35,000 रुपए की रेंज में, तो शायद ज्यादा सफल हो सकते थे, क्योंकि इंडिया में फोन की कीमत और फीचर्स का संतुलन बहुत जरूरी है। महंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यहां लाकर वही प्राइस टैग लगाना काम नहीं करता। आज भी लोग बड़ी कीमतें देने से बचते हैं, इसलिए डिस्काउंट्स, ऑफर्स और सेल का इंतजार करते हैं। अगर Asus भारत में वापसी करना चाहती है तो उसे यह समझना होगा और उसी के हिसाब से चलना होगा। अंत में, अगर आप में से किसी ने Asus के फोन्स यूज किए हैं तो अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।